Alright. Hello students, Assalamu alaikum. This is Engineer Umair, your aptitude teacher, and welcome back to my 11th lecture regarding ECAT MCAT Physics Aptitude Test Preparation. सो लास्ट टाइम क्या किया था, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं. हमने टॉर्क, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. तमाम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर लिया था. अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप लोगों की रिक्वेस्ट को ही देखते हुए कर रहा हूँ. आप कोई एतराज़ ना करें कि सर आपने सेकंड ईयर क्यों स्टार्ट कर दिया इतनी जल्दी. तो सेकंड ईयर देखो, मैंने सेकंड ईयर स्टार्ट कर दिया और पहला चैप्टर मैं आज कराऊँगा हीट, जो कि बहुत ज़्यादा खुश चैप्टर है. तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा. मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग करूँगा जिससे आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से मेमोराइज़ हो जाऊँ और आप बोर ना हो. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि आई एम सो सॉरी कि मैंने लेक्चर्स को लेट अपलोड किया, क्योंकि मैं दूसरी जगह मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैंने लेक्चर्स और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उसका एक्सक्यूज़ दे भी दिया. सो अब फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं डेली कोशिश करूँगा लेक्चर्स को अपलोड करूँ. एंड एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लास्ट टाइम मुझे अभी मेरे ख्याल है लास्ट नाइट को ही मुझे एक मेल आई थी और यूट्यूब के तरफ से, और जिसमें मुझे एक माइलस्टोन अचीव हो गया और जिसने मुझे मोटिवेट किया आज वीडियो अपलोड करने का. तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, अफेक्शन एंड सपोर्ट टू मी. और ये कुछ ऐसा उन्होंने भेजा था बनाना लगा कर, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ मोटिवेशन इससे मिली कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए और आप लोगों ने मुझे कंसिडर किया विद इन अ 1 मंथ और काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी हो गई. सो गुड लक और ऐसी सपोर्ट करते रहो यार. अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. नाउ हीट और थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली हीट चैप्टर के दो पार्ट्स हैं और उसमें हीट और थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल अलग मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, कार्नोट इंजन है और उसके प्रोसेसेस हैं, वो तमाम हम अलग से डिस्कस करेंगे. हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी राइट नाउ मैं हीट को कवर कर रहा हूँ और हीट का इटसेल्फ चैप्टर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. हीट की जब भी बात आती है तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन अक्सर बच्चों को शायद ये ना पता हो कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट ये एक्चुअल डेफिनेशन है. ट्रांजिट मीन्स क्या होता है? देखो, ट्रांजिट मीन्स होता है ट्रांसफरेबल और द प्रोसेस टू एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. सो हीट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, लेकिन कैसे ट्रेवल करती है वो मैं बताता हूँ आपको. हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करेगी, इस चीज़ को अपने पास याद रखो. अब एक स्टेटमेंट को कंसिडर करो कि व्हेन अ हॉट एंड अ कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, विच कॉन्टैक्ट? थर्मल कॉन्टैक्ट. अगर ये आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, दे एक्सचेंज हीट एनर्जी अंटिल दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम. अब बोलेंगे उस वक्त तक हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर देंगे जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए. तो बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम वो है कि जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए, द टेम्परेचर at which both bodies have the same value, same degree of temperature, then the body is said to be in thermal equilibrium. तो इस चीज़ को भी याद रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए. नाउ अब हीट का जो यूनिट कमर्शियल आमतौर पे यूज़ होता है वो BTU और कैलोरीज वगैरह यूज़ होता है और यही हमने सुना होता है. सो कैलोरी के लिए, कैलोरी की वजह से हीट को मेजर करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर. और इसका ऐसा यूनिट यानी कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? कैलोरी नहीं बेटा, जूल है. क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है. वो चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, कोई भी एनर्जी हो, इनफैक्ट साउंड एनर्जी हो, इसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा. ऑल्दो हम वहाँ पे वेबर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी का यूनिट जूल है बहरहाल. तो ऐसा यूनिट जूल है. कैलोरी भी है. BTU, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ब्रिटिश थर्मल यूनिट यूज़ होता है, तो इसकी वजह से ये है. अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको कैलोरीज में वैल्यू दी होगी और हो सकता है वर्क डन वो आपसे जूल में मांगे. तो कैसे मांगोगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 कैलोरी कैन प्रोड्यूस 4.184 जूल्स. तो इस चीज़ को अपने पास लिख लो, नोट डाउन करो कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.184 जूल के बराबर होती है. चलिए, सो अब रहता है थर्मोडायनेमिक्स. हीट हमने समझ लिया, अब थर्मोडायनेमिक्स आता है. थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्म मतलब टेम्परेचर और डायनेमिक्स मतलब मोशन. सो thermodynamics is the branch of physics that deals with the transformation of heat energy into mechanical energy. हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो या फिर कन्वर्जन हो मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, इन दोनों फिनोमिनास को, इन दोनों एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ को हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं. सो इस चीज़ को मैं बाद में कवर करूँगा, तो अभी इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे. अच्छा, अब हीट के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, क्योंकि मैं हीट को कवर करूँगा तो हीट के दो पार्ट्स हैं जो जिस पे हमें फोकस करना है ई कैट के लिए. पहला जो है वो है हमारे पास आइडियल गैस लॉस पे.
यानी आइडियल गैस लॉस को आप फॉलो करो और इसको अपना पक्का करो कि आइडियल गैस लॉस किस तरीके से वेरी करते हैं, वॉल्यूम के साथ इनका कैसा रिलेशन है, और इन चीज़ों को वो बदल बदल के पूछता रहता है, ठीक है। जबकि दूसरा है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में उसके पॉस्टुलेट्स, उसके एजम्पशंस, और कुछ एजम्पशंस ऐसे हैं जो कि हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े और वो पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में। सो अभी मैं राइट नाउ अभी आपको आइडियल गैस लॉस में थोड़ा सा बताता हूँ। आइडियल गैस लॉस को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसका रिलेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा और वो ट्रिक के थ्रू बता दूंगा कि भाई आपको अगर आपके सामने कोई भी लॉ आ जाए तो आप देख के समझ जाओगे भाई ये इसका लॉ है, ठीक है। जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो ई कैट का बेसिकली मकसद भी यही है। सो मैं इसको ABC लॉस कहता हूँ। ABC लॉस क्या है? एवागैड्रो लॉ तो उसका A, बॉयल्स लॉ B, चार्ल्स लॉ उसका C, ठीक है। तो ABC लॉज आ गए हमारे पास। अब ये तीनों लॉस किसके बारे में बात करते हैं? एक स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं, वो है V, वॉल्यूम। वॉल्यूम का रिलेशन बताते हैं दूसरे स्टेट वेरिएबल्स के साथ। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो स्टेट वेरिएबल्स, यहाँ पे गैस लॉस में हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं अपने पास नोट डाउन करो जल्दी से। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जबकि वॉल्यूम स्टार्ट हो चुका है हमारे पास, ये हमने एक चीज़ यूज़ कर ली है तो वॉल्यूम को हटा दो। अब टेम्परेचर, प्रेशर और एन रह गया है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर अब हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एन सबसे पहले आता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एन, उसके बाद आता है पी, उसके बाद आता है टी। तो ABC लॉस का रिलेशन ऐसे बनता है। ऑल्दो बॉयल्स लॉ का कैसा बनता है? 1/P। तो ये तरीका है, अगर कभी भूल जाओ तो इस तरीके से जल्दी से बना लो और आपको पता लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है, ये लॉस कैसे होते हैं? क्लोज सिस्टम के। कैसे होते हैं? क्लोज सिस्टम में एप्लीकेबल होते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब ना तो मोल्स आएंगे और ना ही मोल्स जाएंगे। जब मोल्स नहीं जाएंगे तो इसमें एन तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया, और आपने देखा होगा कि इसकी स्टेटमेंट में लिखा होता है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी कि एक कांस्टेंट मास है, उसी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसी के हिसाब से आप बता रहे हो कि इसका रिलेशन वॉल्यूम का, प्रेशर का रिलेशन ऐसा है। जबकि एवागैड्रो लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इट मीन्स कि वेरिएबल है तो ये ओपन सिस्टम है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लॉजिक क्या बतानी थी मुझे? लॉजिक ये बतानी थी कि देखो बेटा, जब हमारे पास, अब इसको गौर से सुनना, कि जब हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही थी तो दो चीज़ें जो रह जाएंगे स्टेट वेरिएबल्स, वो हमारे पास क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर हमने वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर ली है और आपको पता है क्लोज सिस्टम है तो ये एन भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो चीज़ बच गई है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज टेकन एज कांस्टेंट, जबकि इस वाले केस में वॉल्यूम और टेम्परेचर हो गया और प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो कि जब भी डायरेक्ट रिलेशन कहीं देखो, डायरेक्ट क्या होता है? आमने सामने वाली चीज़, एक ज़्यादा तो दूसरी ज़्यादा, एक कम तो दूसरी कम। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन दो लोग दे रहे हैं, एवागैड्रो और चार्ल्स लॉ, डायरेक्ट रिलेशन आमने सामने वाला दे रहे हैं। तो इसमें आपको हमेशा कैसा मिलेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन का। इसको मैं अभी दिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। जबकि इन्वर्स रिलेशन जो कि ये बॉयल्स लॉ दे रहा है, इसमें आपको पैराबोला या फिर हाइपरबोला मिलेगा, हाइपरबोलिक कर्व। इसको कैसे होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए एमसीक्यूज के थ्रू कुछ चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो एप्टीट्यूड के एमसीक्यू है, एक रियल गैसेस स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉस एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो बोलता है रियल गैसेस जो होती हैं, आइडियल गैसेस नहीं, ये लॉस किसके लिए हैं? आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस क्या गैस लॉस को ओबे करती हैं, इनमें से किस कंडीशन पे गैस लॉस को ओबे करेंगी? तो एक चीज़ को याद रख लो, एक रूल बना लो कि भाई ये है HP का, हम PC लेते हैं या प्रिंटर लेते हैं, HP और LT, यानी कि अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो होगा, और अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर हाई होगा। तो इसको याद रखना, HP की इस लोगो को याद रखो कि HP और LT पे हमेशा रियल गैसेस क्या करती हैं? डज नॉट ओबे। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे लिखा होता रियल गैसेस स्ट्रिक्टली नहीं लिखा होता डज नॉट ओबे गैस लॉस एट, तो आप क्या बोलते हैं? HP कौन सा है? HP और LT बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने बोल दिया ओबेस, यानी कि ओबे करता है गैस लॉस को, तो रियल गैसेस हमेशा इसकी उलट पे ओबे करेंगी, और वो क्या है? LP HT। तो याद रखना, HP और LT पे ओबे नहीं करती रियल गैसेस, जबकि इस पे ओबे करती हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हुआ?
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तो एचपी के लोगों को याद रखो, इस पर नहीं करती कौन, रियल गैसेस, परफेक्ट गैसेस और आइडियल गैसेस करती हैं। सो फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम बिकम्स, आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ कहता है। तो बोलता है अगर प्रेशर को डबल कर दें, देखो प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स है। अगर हम बोलें डायरेक्ट है तो प्रेशर ज़्यादा होता और वॉल्यूम भी डबल हो जाता, लेकिन सिंस इन्वर्स है तो वॉल्यूम डबल होने की वजह से प्रेशर कैसा हो रहा है हमारे पास, सॉरी, प्रेशर डबल होने की वजह से वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ना अब इसे एमसीक्यू पे देखते हैं। इसका एमसीक्यू क्या है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/p प्रेशर इज, क्या होगा, पैराबोला होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या हाइपरबोला होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ होगा, यानी कि बॉयल्स लॉ में हमें कैसा इन्वर्स रिलेशन मिलता है, तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। तो उस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, हाइपरबोला होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ कैसा है, देखो ऐसा है हमारे पास ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक कर्व। तो हमारे पास आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन बेटा ये मेरे पास आंसर गलत है। उसकी वजह क्या है, ज़्यादातर बच्चे यही गलत करके आते हैं और एक नंबर हमारा वैसे ही कट जाता है इसमें। क्यों, कि देखो ये है ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर पे। अगर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर पे ग्राफ निकालोगे और बॉयल्स लॉ को यूज़ करोगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ऐसी आती हैं हाइपरबोलिक कर्व की। लेकिन वो कहता है ग्राफ बनाओ किसके दरमियान में, वॉल्यूम वर्सेस 1/p, यानी कि यहाँ पे क्या हो 1/p। तो आप मुझे बताओ अगर रिलेशन ऐसा है 1/p, ठीक है, और इस 1/p को मैं लेट से बोल देता हूँ y, तो अगर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो ये कैसा हो गया, डायरेक्टली रिलेशन नहीं हो गया, तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अगला देखें, उसमें समझ में आ जाएगा। अ कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। देखो वॉल्यूम टेम्परेचर की बात किसने, चार्ल्स लॉ ने की थी। तो उस सूरत में क्या होगा, देखो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, और इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आया था और कैसी आई, स्ट्रेट लाइन। और ये वही वाला था केल्विन स्केल वाला, जिसने बताया था कि 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 किस पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा हमें। सो यहाँ पे हमें सिंस डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमें पता है, तो इस सूरत में हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर वॉल्यूम प्रेशर का होता है ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस 1/p लिखा है तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि 1/p और वॉल्यूम के दरमियान में, यानी कि ये तो वैसे ही आपने रिलेशन निकाल दिया, तो ये डायरेक्ट बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब वो जो पहला पार्ट हमने आइडियल लॉस का कवर कर लिया हीट में, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके कुछ एजम्पशंस को देखते हैं, और मैं ये एजम्पशंस मुझे पता है आप लोगों को सबको पता है, मैं जल्दी जल्दी से इसको गो थ्रू करूँगा, और आप ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कॉम्पोजिशन, नाउ लार्ज गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, उसको नाम दे दिया गया था मॉलिक्यूल्स, एंड द स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑक्यूपाइड, यानी कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हमें पता है गैसेस क्या होती हैं, कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मोशन पे। देखो मोशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो हर डायरेक्शन में वो लिक्विड की तरह, जैसे लिक्विड का हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा था कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और सिंस मॉलिक्यूल्स भी ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। सो मूव रैपिडली इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इनमें से कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। जो दो कोलिजन्स या दो से ज़्यादा कोलिजन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली मीन फ्री पाथ है। अब यहाँ से समझो, देखो पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो पाथ बना हुआ है इसमें देखो अगर, तो ये वाला मॉलिक्यूल ब्लू वाला और ये दूसरा, इनमें जो आपस में बीच में डिस्टेंस है उसको कहते हैं फ्री पाथ, कि भाई यहाँ पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इनके दरमियान में जो कोलिजन हुआ है इसका एक फ्री पाथ बन गया। अब इस वाले ने आगे धक्का मारा, फिर उसने चौथे को धक्का मारा, पाँचवें को मारा। अब ये जो धक्के चलते हुए जा रहे हैं कोलिजन्स, इन सब का अगर आप मीन या एवरेज ले लेते हो तो ये हो जाता है मीन फ्री पाथ। ऑलराइट, तो इसको कंसीडर करो कि ये क्या है, मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन्स। सो
नेक्स्ट पे आते हैं कोलिजन कैसा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास नोट डाउन करो। द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, जिस एनर्जी से कोलाइड किया है उसी एनर्जी से वापसी भी जा रहा है, यानी कि बाउंस बैक हो रहा है, और परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे कि पिंग पोंग बॉल होती है, हम जब ज़मीन पे फेंकते हैं तो वापसी उतनी हाइट पे वापसी आ जाती है, यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, जितनी आपने उसको एनर्जी दी है उसी में वापसी कन्वर्ट हो गई है। सो आगे बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की होती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव में दो तरह की आती हैं, कोहेसिव और एडेसिव। तो सिंस गैसेस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। सो नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और रिपल्जन। जबकि लिक्विड में होता है, देखो लिक्विड में अगर मैं ये मॉलिक्यूल बोलूँ, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें ग्रीन वाला ले लो H2 और वो है O, तो वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इस वाटर के मॉलिक्यूल से मिला हुआ होता है, इसीलिए जब लिक्विड का एक ड्रॉप गिरता है तो पीछे से बाकी ड्रॉप्स भी आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। जबकि गैसेस का अगर एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हो तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर। नाउ प्रेशर वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। द इलास्टिक इम्पैक्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। इलास्टिक इम्पैक्ट देता है, यानी कि वही टकरा के वापसी आना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे, लाइक दिस। ये एक एग्जांपल है कि जैसे आप इन्फ्लेट करते हो किसी बलून को, तो ये प्रेशर, इसका मतलब है, ये इस बात का प्रूफ है कि आप के जो गैसेस का प्रेशर है वो इसकी वॉल पे लग रहा है। इस बलून को एज अ कंटेनर ट्रीट करो। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाला पॉइंट जो है ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी आपके सामने, तो ये कहाँ से ली गई है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। इसकी मिसाल, आपने पानी बॉइलिंग के लिए रखा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, देखो कैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब एक वक्त आएगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बचपन में हम बलून लेते थे, हीलियम वाले बलून होते थे, वो ऊपर उड़ जाते थे हवा में, ठीक है। तो इट मीन्स कि ग्रेविटी की वजह से तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर। नाउ जब भी हीट की बात आती है तो टेम्परेचर भी ध्यान में आता है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, जबकि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें मौजूद है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी उसमें हरारत है या हॉटनेस और कोल्डनेस है। सो इसके कुछ स्केल्स होते हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें उन स्केल्स में 3 मेन स्केल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि एक चौथा स्केल है जिसको ज़्यादा आमतौर पर पढ़ाया नहीं जाता, तो अगर देख लेते हो तो उसके बारे में कभी कभार पूछ लेता है। सो 4 स्केल्स कौन कौन से हैं वो? पहला है सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं, डिग्री सी बोलते हैं। आगे केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, ये वो वाहिद स्केल है जिसमें डिग्री नहीं लगता। इस चीज़ को याद रखना कि के ऊपर कभी भी डिग्री नहीं लगेगा। एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं? -273 वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल होता है हमारे पास, इसमें डिग्री लगता है। जबकि लास्ट है रैंकाइन स्केल, इसमें भी डिग्री लगता है। अब इनके कुछ कन्वर्जन्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दे देंगे, कुछ वैल्यू दे देंगे और उसको कन्वर्ट करना होगा। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वहाँ पे अमूमन पूछा जाता है ये, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में ऑलरेडी कन्वर्जन मौजूद होती है। तो मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको इसको कॉपी करना है। नाउ सबसे पहले सेल्सियस सेंटीग्रेड का कन्वर्जन। तो सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट जाना चाहते हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। देखो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो आपको ये फैक्टर याद रखना है, 5/9 फ़ारेनहाइट -32। अब सिंस फ़ारेनहाइट और केल्विन, अब ये दोनों फार्मूला तकरीबन सेम होते हैं, जैसे कि केल्विन का फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है, सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करना है तो 9/5 सेंटीग्रेड। अब ब्रैकेट नहीं है, पूरे पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब अलग से आपके पास 32 होगा। तो याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। सो अब एक चीज़ और अपने पास इसको रखो कि हमें माइनस कहाँ यूज़ करना है। देखो सेंटीग्रेड, अगर आपके पास आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, आमतौर पे आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है, जिसको आप अगर डिग्री में कन्वर्ट करो तो वो होता है 36। तो 36 छोटा हुआ, यानी कि सेल्सियस छोटा हुआ, जबकि फ़ारेनहाइट बड़ा हुआ। तो
सेल्सियस छोटा है तो इसलिए लिहाजा उसमें माइनस कर रहे हैं, जबकि फ़ारेनहाइट बड़ा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब केल्विन की कन्वर्जन क्या है, वो बहुत आसान है, आप आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हो। वो क्या है, केल्विन में देखो डिग्री नहीं लगता और सेंटीग्रेड को में प्लस कर दो 273। जबकि रैंकाइन का इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। रैंकाइन का, अगर रैंकाइन से फ़ारेनहाइट जाना है तो आपको कोई फार्मूला ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसके जैसा है। क्या, 5 बोल रहा हूँ, 460 एक टर्म है। इस नंबर को अगर आप फ़ारेनहाइट के किसी भी टेम्परेचर में ऐड कर दो तो वो खुद ही रैंकाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो अपने पास या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ की पॉइंट्स क्या हैं इसके लेक्चर के, की पॉइंट्स देख लो जल्दी से। देखो, बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, ये किप्स में, CSS में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और जहाँ पे IQs वगैरह चेक होते हैं उन एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो ये ख़ास तौर पे EKT MCAT के हवाले से ये वाला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। तो याद रखना, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का स्केल हमेशा कोइंसाइड करता है। इसको लिख लो अपने पास, ये आता है लाजमी। आगे बढ़ते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट, अब यहाँ पे देखो किसी भी स्केल में जो आप उसका इंस्ट्रूमेंट लेते हो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट होता है। तो हमारे पास 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से, लोएस्ट फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। सो लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, द लोअर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्योर मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप लोअर फिक्स पॉइंट को समझना चाहते हो तो उसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो कि प्योर आइस है, उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, वो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड किसका लेते हैं, वाटर को, तो वाटर का हम मेल्टिंग पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को हम लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्टीम का टेम्परेचर को हम, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अपर पॉइंट मानते हैं। द अपर फिक्स पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एट विच द वाटर बॉइल्स। 4 पे आते हैं। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, अब सेंटीग्रेड का था, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे लोएस्ट फिक्स पॉइंट क्या होता है, 32 फ़ारेनहाइट, जो कि आपको आमतौर पे थर्मामीटर में मिलेगा लोएस्ट 32। जबकि अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। ये नहीं है कि बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट पे यही मिलता है हमें। ऑन केल्विन स्केल द लोएस्ट टेम्परेचर इज़ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभी हमने ग्राफ में भी देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन। ठीक है, ये सेंटीग्रेड पे 0 केल्विन हमें मिलता है, जिसको आप एब्सोल्यूट 0 भी कहते हो। तो जब सवाल में आ जाए कि किसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 में आंसर दो, तो वो बेसिकली केल्विन में मांग रहा होता है, क्योंकि केल्विन स्केल को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल। आगे बढ़ते हैं। रियल गैसेज ओबेज गैस लॉस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि HP पे ओबे नहीं करता, HP। तो यहाँ पे क्या है, HT और LP, तो इस पे ओबे करेगा, HP पे यानी कि HP प्रिंटर वाले पे ओबे नहीं करेगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो बच्चों को याद हो जाती हैं, मेरी आजमाई भी हैं तो बच्चों को याद हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि लॉजिक कोई नहीं बनती। चलो, एप्टीट्यूड एक्सरसाइज MCQs। नाउ, mercury is used in mercury in glass thermometer as a thermometric substance because। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि 2 तरह के हमारे पास थर्मामीटर्स होते हैं आमतौर पे। एक होता है मरकरी इन गिलास, जिसको क्लिनिकल हम थर्मामीटर कहते हैं, आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि दूसरा होता है लिक्विड इन गिलास, जिसमें अल्कोहल यूज़ होता है। सो वो आमतौर पे लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जबकि क्लिनिकल में मरकरी वाला यूज़ होता है। इसकी रेंज भी कम होती है, ज़्यादा सेंसिटिव मटीरियल होता है ये। सो इट डज़ नॉट, बिकॉज इट डज़ नॉट वेट द कैपिलरी ट्यूब, जो उसके अंदर बारीक सी ट्यूब होती है, वो बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ओपैक, बिल्कुल सही बात है, ओपैक होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इट्स एक्सपेंशन इज़ यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल इसीलिए मरकरी को चूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। इन लिक्विड इन ग्लास यानी कि अल्कोहल वाला थर्मामीटर, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज इज थर्मल एक्सपेंशन, कलर चेंज ऑन हीटिंग, रेजिस्टेंस चेंज ऑन हीटिंग। देखो, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती, ना रेजिस्टेंस चेंज होती है ना कलर चेंज होता है, बल्कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसकी वजह से उसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल एक्सपेंशन। आगे चलते हैं। व्हाट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरी हम एक डेरिवेशन होती है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए दोनों स्केल्स के। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि व्हाट टेम्परेचर एट विच द फ़ारेनहाइट स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो फ़ारेनहाइट स्केल का कौन सा होता है, देखो केल्विन का एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्या होता है,
260 फ़ारेनहाइट। तो ये इसका वो आंसर है कि इस पॉइंट पे ये एब्सोल्यूट ज़ीरो बिहेवियर दे रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक जो डायग्राम बनाई है इसको कॉपी कर लो। अगर मैं जूम इसको कर सकूँ थोड़ा सा, ये आपको जूम कर दूँ तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखो फ़ारेनहाइट स्केल पे एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें इस पे मिलेगा -460 पे, जबकि सेल्सियस में -273.15, जबकि केल्विन में 0 केल्विन। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया -60 फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर इज़। अब यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन कैसा है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। कौन सा वाला? सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट बड़ा है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब 2 चॉइस रह गई हैं, ठीक है। अब वो बोलता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान में रिलेशन। तो आपको पता है सेंटीग्रेड में 5 ऊपर होता है, फ़ारेनहाइट में 5 नीचे होता है। तो हम ये वाला करेक्ट है, बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और सेल्सियस वाले में माइनस होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। तो ये कुछ छोटी छोटी सी लॉजिक्स हैं जिससे याद हो जाता है। अगर बात बच्चे को याद ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो मेरी लॉजिक्स यूज़ कर लो कि भाई फ़ारेनहाइट बड़ा होता है तो उसमें प्लस होगा, सेंटीग्रेड में छोटा होगा, ठीक है। चलो, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़। आमतौर पर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98 होता है 0.6, जिसका एक्चुअल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक समझो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, इसको आप याद कर लो कि आमतौर पे यही टेम्परेचर होता है। अब कोई बोले कि केल्विन में मुझे बताओ इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो 237 को अगर आप 273 में प्लस कर दो तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा तकरीबन 310 केल्विन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैव द सेम रीडिंग एट। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का किस पे रीडिंग सेम आती है? अभी डिस्कस किया था हमने किस पे? -40 पे। अभी मैंने आपको पहला ऑप्शन जो पहला की पॉइंट बताया था कि बोथ स्केल्स कोइंसाइड एट -40। आगे चलते हैं। द केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग। अब केल्विन फ़ारेनहाइट देखो, केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों किस पे रीडिंग सेम देते हैं? तो वो टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, वो है 574.6 डिग्री। इस पे केल्विन और फ़ारेनहाइट सेम देते हैं। इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। कर लिया? सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरीके से माइलस्टोन मुझे देते जाओ और मुझे मोटिवेशन मिलती जाएगी और मैं लेक्चर्स बनाते जाऊँगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब में देखो, सब्सक्राइब कर देते हो ना तो कोई बेनिफिट नहीं होता, मुझे फिर दोबारा ग्रुप्स पे शेयर करता हूँ, कुछ वीडियोस में नहीं शेयर करता मसरूफियात की वजह से। तो भाई बेल आइकन पे अगर तुम ऑल पे क्लिक कर दोगे ना तो तुम्हें तमाम लेक्चर्स मिलते ही रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये कुछ लेक्चर्स है, अगर ये तुमने नहीं देखे होंगे तो देख लो, पास पेपर्स वगैरह हैं, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।